तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का 5वां चैप्टर यानी कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका होता है उत्परिवर्तन, से हम लोग इंग्लिश बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलो चलते हैं वीडियो की ओर, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक लोग आकर के वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स, और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, और साथ ही में इंग्लिश प्लस हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। टॉपर ग्रुप 2025 का चार्ज कितना है? 499 है। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर देंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन। तो क्या होता है उत्परिवर्तन, आइए हम लोग सीखते हैं इसको। तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताओगे परिभाषा में कि शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब ये क्या होता है उत्परिवर्तन, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारा शरीर है इसके अंदर अगर कोई अचानक से लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग उत्परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि वो एकदम से अचानक से जब कोई नया लक्षण उत्पन्न हो जाएगा हमारे शरीर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। यह क्रिया आपकी जो होती है वो डीएनए तथा जीन में होने वाली रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती है। यानी कि जब आपका डीएनए है या जीन है, जब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होगा उसके कारण ही उत्परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ही आराम से आप लोग इसको याद भी कर सकते हो कि शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं, और यह क्रिया आपके डीएनए तथा जीन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लोग उत्परिवर्तन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो उत्परिवर्तन होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, से हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब उसमें भी आपके 2 प्रकार होते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका इसमें होता है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा आपका होता है संरचनात्मक। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? संरचनात्मक। यानी कि संरचना के आधार पर जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है तो हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक, और जो संख्या के आधार पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में समझते हैं, उसके आप इन दोनों प्रकारों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि गुणसूत्रों में उपस्थित जीनों के मध्य होने वाले परिवर्तन को हम लोग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो गुणसूत्र होते हैं में उपस्थित, यानी कि जो गुणसूत्र है उसमें उपस्थित जीनों का जो मध्य है, जीनों के मध्य में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो इसमें आप बताओगे कि गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं गुणसूत्रीय संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि इसकी नाम से क्लियर है संख्यात्मक की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो गुणसूत्र है उसकी संख्या में जो भी उत्परिवर्तन होगा उसे हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब इसमें आपको 2 पॉइंट और यहाँ पर समझने होते हैं। पहला पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा कि जब गुणसूत्र के एक सेट में कमी आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अगुणिता। क्या बोलते हैं? जब किसी गुणसूत्र के किसी सेट में कमी आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं अगुणिता। जैसे कि आपका जो गुणसूत्र होता है उसके कह सकते हैं 23 सेट होते हैं मनुष्यों में। तो उसमें से अगर कोई भी एक सेट है और हर एक सेट में 2-2 आपके गुणसूत्र होते हैं, तो किसी भी एक अगर सेट में कमी आ जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सेट को हम लोग अगुणिता बोलेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको इसमें समझना है कि या जब एक सेट की वृद्धि होती है तो हम लोग बोलते हैं बहुगुणिता। यानी कि मान लीजिए
दो जोड़ों का एक सेट है, ठीक है, मतलब कि दो गुणसूत्रों का एक सेट है, तो यदि उसमें एक और बढ़ जाए यानी कि 3 हो जाए वहाँ पर, तो 3 होने की स्थिति में जो कह सकते हैं कि जो सेट होगा वो बहुगुणिता कहलाएगा। तो इस प्रकार से संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसमें जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का जो दूसरा प्रकार होता है वो आपका होता है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब इसमें क्या चीजें होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि गुणसूत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैं आपके लिए लिखता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आराम से आप लोग टॉपिक को क्लियर कर लो और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके और नंबर पूरे पूरे मिले। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले वाले में बताया था, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन सिंपल सी परिभाषा थी, गुणसूत्रों की संख्या में जो उत्परिवर्तन होगा उसको हम संख्यात्मक उत्परिवर्तन बोलेंगे। उसी प्रकार से संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में आप बताओगे कि गुणसूत्र की संरचना में जो भी परिवर्तन होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलेंगे। फिर आगे आप बताओगे कि जो संरचनात्मक जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है इसमें बहुत ही खतरनाक होता है ये। कभी कभी इस उत्परिवर्तन या बोल सकते हो कभी कभी इस परिवर्तन के कारण जीव की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है तो कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इसके प्रकार की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी आपके 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है अल्पता, दूसरा आपका होता है गुणन, तीसरा आपका होता है स्थानांतरण और चौथा आपका होता है प्रतिलोमीकरण। तो इस प्रकार से इसके 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकारों को आप देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं आराम से। वैसे बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा आता नहीं है अंदर से, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं जो भी, वो सारे मैं आपको यहाँ बताता ही हूँ। और जो बहुत ज़्यादा मतलब डीप में इतना पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो रचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन होते हैं इसके इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग आराम से देख सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे इतनी ज़रूरत है नहीं। जितना भी बोर्ड एग्जाम के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ, कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो उत्परिवर्तन होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जिसमें आपके 2 प्रकार थे, दोनों मैंने समझा दिए हैं। अब दूसरा प्रकार आपका होता है उत्परिवर्तन में, वो आपका होता है जीन उत्परिवर्तन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जीन म्यूटेशन। तो क्या होता है जीन म्यूटेशन, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि डीएनए और आरएनए की जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। और इस उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि जो जीन उत्परिवर्तन होता है इससे रोग उत्पन्न होता है जो कि आपका होता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा थी, मैंने आपको बताया कि डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन, और इस उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। अब ये आपका जो उत्परिवर्तन होता है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्रतिस्थापन, जिसे हम लोग बोलते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो बहुत ही सिंपल से इसका ही परिभाषा रहने वाला है। तो इसमें आप बताओगे कि इसमें डीएनए श्रृंखला से एक या अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी कि इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन में, इसमें क्या होगा, डीएनए श्रृंखला से कोई एक या फिर बोल सकते हो अधिक क्षारक युग्म जो होंगे वो दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाएंगे, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। यह आपका 2 प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आप बताओगे इसमें क्या है कि इसमें एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के स्थान पर आ जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो इसमें प्रतिस्थापन में जो पहला प्रकार होता है इसमें क्या होता है कि जो एक प्यूरिन होता है वो दूसरे प्यूरिन के स्थान पर आ जाता है, और उसी प्रकार से एक पिरामिडीन जो आपका होता है वो दूसरे पिरामिडीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि आपका जो ए है ये आपका है प्यूरिन, ठीक है, और जो आपका जी है ये भी आपका प्यूरिन है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि प्यूरिन के जहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ए है यहाँ पर है,
जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो प्यूरिन होता है ए की जगह पर आपका जी आ जाएगा और जी की जगह पर ए आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये रहता है। आगे आप बताएँगे इसमें दूसरा प्रकार आपका होता है अनुप्रस्थता। तो अनुप्रस्थता में आप बताओगे कि इसमें प्यूरिन क्षार के जगह पर पिरिमिडीन क्षार तथा पिरिमिडीन क्षार के स्थान पर प्यूरिन क्षार आ जाता है। ये चीज़ आपको पास समझना है कि जो पहला प्रकार था उसमें प्यूरिन के स्थान पर केवल प्यूरिन आ रहा था और पिरिमिडीन के स्थान पर केवल पिरिमिडीन आ रहा था। लेकिन अनुप्रस्थता में ऐसा नहीं होता है। इसमें प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन आता है और पिरिमिडीन के स्थान पर प्यूरिन आता है। ऐसा कि ए आपका है प्यूरिन और टी आपका है पिरिमिडीन। तो ए के स्थान पर टी आ जाएगा और टी के स्थान पर ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये बस समझना है कि इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन था वो पहला प्रकार था, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रकार आपका इसमें होता है विलोपन। तो विलोपन के बारे में आप बताएंगे इसमें कि इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या एक से अधिक क्षार बाहर निकल जाते हैं। विलोपन में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या एक से अधिक क्षार बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर तीसरा प्रकार आपका होता है निवेशन। इसमें आपका होता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से में एक या एक से अधिक क्षार जुड़ जाते हैं। तो निवेशन में क्या होता है, क्षार जुड़ जाते हैं और जो विलोपन होता है इसमें क्षार बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जीन उत्परिवर्तन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने समझा सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में। और उत्परिवर्तन में आपके दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसमें आपके दो टॉपिक होते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा आपका होता है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। फिर आपका उत्परिवर्तन का दूसरा प्रकार होता है जीन उत्परिवर्तन, जिसमें आपके तीन टॉपिक होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और निवेशन। और उसके आप हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में उत्परिवर्तन से रिलेटेड ही, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहला आपका है बिंदु उत्परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है इसमें आप बताओगे कि जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है, उसे हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन होगा या विलोपन होगा या निवेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका इसमें होता है, आप बताओगे सकल जो उत्परिवर्तन होता है इसमें आप बताओगे कि ऐसे जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक से अधिक क्षारक भाग लेते हैं, उसे हम लोग सकल उत्परिवर्तन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जीन उत्परिवर्तन में एक से अधिक क्षारक भाग लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सकल उत्परिवर्तन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग रट लीजिएगा। फिर आपका होता है फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, जो हम बोलते हैं इसमें फेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें आप बताओगे कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं, लेकिन हटाए गए न्यूक्लियोटाइड पुराने वाले अमीनो एसिड को ही कोडेड करते हैं। ठीक है, जिसके लक्षण में उत्परिवर्तन नहीं आता। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो आपका होता है इसमें आप बताओगे कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं और उसके स्थान पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं, लेकिन जो हटाया गया न्यूक्लियोटाइड होता है वो पुराने वाले अमीनो अम्ल को ही कोड करते हैं और जिसके लक्षण में उत्परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये भी आपकी परिभाषा क्लियर हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं उत्परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 1 नंबर में आ सकता है। तो आप बताओगे कि जीवों में अचानक उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, ये आपका उत्परिवर्तन की विशेषता है। क्या होता है कि जीवों में अचानक ही कोई नए लक्षण का विकास हो जाता है या कोई नया उत्परिवर्तन या नया परिवर्तन आ जाता है, इसको हम लोग पहला पॉइंट बताएंगे। दूसरा आपका होता है कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यानी कि ये अचानक से आते हैं तो इसीलिए इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि उत्परिवर्तन द्वारा नए गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे नई जाति का विकास होता है। तो उत्परिवर्तन के द्वारा कितने नए गुण उत्पन्न होंगे, जिससे नई जाति का विकास होगा। और चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि जो उत्परिवर्तन जनन कोशिका में उत्पन्न होते हैं वही वंशागत होते हैं, यानी कि जो जनन कोशिका में उत्पन्न होंगे वही वंशागत होंगे, बाकी जो होंगे वो वंशागत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक को पढ़ा है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।